हेलो माय एन स्क्वेरियंस, कैसे हो भाई? तो मुझे लगता है बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई कर रहे हो, सारे सेशंस देख रहे हो, एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो और नीट को फोड़ने वाले हो, राइट? तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत प्यारा, इजी, छोटा सा टॉपिक है और इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हो। लेट मी गेट आउट ऑफ द स्क्रीन एंड जो हम सबसे पहले करने वाले हैं दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलो यहां से शुरू कर लेते हैं। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम सिंपली रेट ऑफ अ रिएक्शन बोले तो स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है या कितना धीरे हो रहा है, दैट इज स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। ना कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि रस्टिंग। यस, रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो आपको जो पता होना चाहिए हमारे पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए वो है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ इफ वी हैव दिस रिएक्शन AA plus BB gives you CC plus DD, तो कैपिटल A और कैपिटल B हमारे रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल C और कैपिटल D हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल a b c d उनके क्या हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ताकि जो हमारा पूरा रिएक्शन है वो कैसा हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है भाई। ना अभी देखो, आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? यू विल से -1/a डेल्टा a बाई डेल्टा t। अगर स्पॉन्टेनियस चेंज की बात कर रहे हो तो आप इसको dA/dt भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। -1/b dB/dt, then +1/c dC/dt, then +1/d dd/dt। अभी रिएक्टेंट्स के केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? तो बच्चे लोग, ये साइन, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है किसको, कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट्स की, वो टाइम के साथ घट रही है, डिक्रीज हो रही है। और यही तो होता है केमिकल रिएक्शन में, कि अगर आपका रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की मात्रा बेसिकली कम होगी और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तभी तो आप बोलोगे ना कि आपका जो रिएक्शन है वो प्रोसीड है, चल रहा है आपका केमिकल रिएक्शन। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में अगर आप कैपिटल डी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ती है। क्लियर है? इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चाहे आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, पहला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस से रिलेटेड आपसे कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही एक्सप्रेशन लिखोगे। ठीक है, अभी देखो, इसको हटा देते हैं एक बार यहां से, या फिर ये हटा देते हैं, वेट। ठीक है, ग्रेट। अभी देखो, अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताना है
तो आप किसके लिए बताओगे? गायब कौन हो रहा है? डिसअपियर, रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप हमेशा रिएक्टेंट के लिए बताओगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए बताओगे? प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो बन रहा है, वो अपीयर हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बच्चे अगर बात की जाए इनके एक्सप्रेशन की, तो बेटा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी या माइनस डी ए बाई डी टी से आप रिप्रेजेंट करते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। माइनस साइन का सेम लॉजिक। सिमिलरली माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी विच इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। और अगर सी एंड डी यानी कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, बिकॉज वो फॉर्म हो रहे हैं, वो अपीयर हो रहे हैं। क्लियर है? तो देखो यहां से बच्चे आप ये लॉजिक बोल सकते हो ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू 1/a टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस। दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/b इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अगर आप बी के टर्म्स में बात करो तो डिसअपियरेंस ऑफ बी, या फिर अगर आप इसको सी या डी यानी कि प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यू कैन से 1/c मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली आप डी के लिए भी लिख सकते हो। जल्दी से बच्चे लोग आप इसको नोट कर लो, और यहाँ पे एक बार अपीयरेंस अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। क्लियर है? आगे चला जाए और बात की जाए मैम क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चंस। नाउ हमको ये रिएक्शन गिवन है, हेबर्स प्रोसेस गिवन है, N2 plus H2, 3H2 gives you 2NH3। ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन। अगर आपको ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं दिया जाता तो आप इसको पहले बैलेंस करोगे। ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखो ये हमको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में बेसिकली चीजें इधर उधर करके दिया हुआ है। अगर आप ऑप्शंस को देखने की कोशिश करो तो जो पहले दो ऑप्शंस हैं वो H2 और NH3 के रिलेशनशिप के बीच में है, और जो नीचे के दो ऑप्शंस हैं वो नाइट्रोजन और अमोनिया से रिलेटेड हैं। तो चलो पूरे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैम जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, व्हाट कैन वी राइट? चलो जी, I would suggest you pause the video and write it yourself. ठीक है? चल, so we can say -1/1 dN2/dt हम बोल सकते हैं फॉर नाइट्रोजन। ठीक है? विद अ माइनस साइन। देन हाइड्रोजन भी हमारा क्या है बच्चे? रिएक्टेंट है, तो आप बोलोगे -1/3 dH2/dt। ठीक है? dH2/dt। देन यू कैन से +1/2, अब की बार क्या आएगा? +1/2 dNH3/dt। बोल सकते हैं ना हम ये? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन और अमोनिया को रिलेट करना है। तो चलो देखते हैं। 3H2/dt, नहीं, 3H2/dt तो आ ही नहीं सकता। वी हैव -1/3 dH2/dt, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है? नहीं हो सकता। आगे देखिए, -1/3 dH2/dt, इतना पार्ट ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 dNH3/dt। अगर यहाँ पे इस माइनस की जगह प्लस साइन होता तो ये सही ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये भी गलत जवाब है। आगे देख लेते हैं। -dN2/dt इज इक्वल टू 2 dNH3/dt। नो, +1/2 dNH3/dt। अगर यहाँ पे इस 2 की जगह 1/2 लिखा होता तो ये सही जवाब हो जाता। तो पहली बात, हमने तीनों ऑप्शंस को चेक कर लिया, बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कैसे सही है
ये भी देख लीजिए, -dN2/dt, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 1/2 यानी कि +1/2 dNH3/dt। तो यानी कि हमारा सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं करना था यार इस क्वेश्चन में, सिंपली आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था और आपको देखना था, ऑप्शंस मैच करने थे। एंड ये नीट का PYQ है, ठीक है भाई, दिस इज अ नीट PYQ। तो देख लो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सही है। चलो ये एक प्रॉपर आपके लिए देखो, वही रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। इज दिस क्लियर? द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट ऑप्शन नंबर सी, इट्स ऑप्शन नंबर डी, राइट, इट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी, इट्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इज दैट क्लियर बेटा? आई बिलीव यस। आगे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन N2O5 gives you 2NO2 plus half O2. Already reaction balanced है. The value of rate of disappearance of N2O5 is given as this. All right. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as. अभी देखो, यहां पे हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस, राइट? नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है NO2 एंड O2 का। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को भी कैसे शुरू करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख के, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात पता होनी बहुत जरूरी है। अभी देखो कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे मैम -1/1 इज सिंपली माइनस, ठीक है, -dN2O5/dt, dN2O5/dt is equal to what can you say, +1/2, हम इसको क्या बोल सकते हैं, +1/2 dNO2/dt, dNO2, wait for a while, this is NO2, we can say dNO2/dt। और अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है O2 के लिए, देखो अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आता है, दिस इज ऑलरेडी 1/2, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको 1/2 भी लिख देते हैं। नो, इट इज 1/1/2, तो ये क्या है, इसका मतलब 2, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा, ये मैंने सॉल्व करके ही लिख रही हूं मैं, इट विल बी 2dO2/dt, इट विल बी 2dO2/dt। क्लियर है? ये हमने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। अभी देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, एक्चुअली वही क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, एक्चुअली यही तो हो रहा है। क्यों -d/dt ऑफ दिस N2O5, यही इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी आएगा। अब देखो हमें एक्चुअली में वैल्यू किसकी चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की, राइट। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो ये किसकी इक्वल होगी, और ये वाली वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, -dN2O5/dt। क्या गिवन है ये वैल्यू, 6.25, ये वैल्यू हमें पूरी गिवन है, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, सही है। तो बेटा अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए जो मैंने सर्कल की हुई है, वो किसके इक्वल आ जाएगी, इस 2 को यहाँ पे भेज दो, सही है। तो आपके पास ये मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही बात है। सिमिलरली अब आपको चाहिए dO2/dt, तो जो वो वाला 2 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, है ना। क्योंकि अब जो ये ऊपर वाला 2 है, जब आप इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली इस वैल्यू का जो पहला ऑप्शन होना चाहिए वो डबल होना चाहिए, और O2 की फॉर्मेशन इस जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस वैल्यू की हाफ आनी चाहिए। तो देख लो यार जल्दी से, विच वन इज द राइट ऑप्शन। आपके लिए एग्जैक्टली मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन एज यूजुअल रखी हुई है। सो यू विल सी दैट ऑप्शन नंबर बी हियर इज द
राइट आंसर, एब्सोल्युटली। देखो ये आधा है ना, 3.125 इंटू 10⁻³ तो ये देखो, ये क्वेश्चन से हमें जो बात समझ में आनी जरूरी है वो बात क्या है कि हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहले हमको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है और वहां से हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे ज्यादा जरूरी बात है। मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी वाली बात इसमें थी ही नहीं। क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सही है? For the reaction N2 plus 3H2 gives you 2NH3. dNH3 by dt is इतना, the value of minus dH2 by dt फिर से सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है और उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू बतानी है। तो जल्दी से हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैम हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सही है? चलो लिखना शुरू करते हैं। व्हाट कैन यू से, जो हमारा रिएक्शन है वो है N2 plus 3H2 gives you 2NH3। सही है? तो चलो लिख लेते हैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। वी कैन से मैम माइनस डी N2 by dt माइनस डी N2 by dt will be equal to -1/3 dH2 by dt is equal to +1/2 dNH3 by dt. That's what we can say. सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमको किसकी वैल्यू गिवन है? सिर्फ और सिर्फ dNH3 by dt की वैल्यू हमें गिवन है। यानी कि हमको जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन है। क्लियर है? तो देखो विच इज बेसिकली, जब आप पूरी वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करोगे तो आप कैसे लिखोगे? 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू है dNH3 by dt की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? माइनस dH2 by dt की। जो हमें वैल्यू निकालनी है वो है ये माइनस dH2 by dt। क्लियर है? तो आप क्या करोगे बच्चे? इस 3 को वहां पे भेज दोगे, राइट? जो ये नीचे वाला 3 है, 1/3 है यहाँ पे। जब आप इसको राइट हैंड साइड पे भेजोगे, इधर ये डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ भेज दोगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1/2 की जगह क्या हो जाएगा? बेसिकली 3/2। दिस विल बी 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और आएगा क्या? 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, मैच हो रहा है। क्लियर है? इट इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि dNH3 by dt की ये वैल्यू हमें गिवन है। सही है? dH2 by dt माइनस dH2 by dt, यानी कि हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी थी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 हमें बताना था। यहाँ पे हमें निकालना क्या था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ये हमें यहाँ पे निकालना। क्लियर है? I am taking some time because I want you to understand this. That is why I am taking more time to explain to you guys. तो आप इसको इसलिए देख लो because ये जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की टेंडेंसी, संभावना बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर कि यार ये टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमें आना ही आना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपको एक एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन गिवन है, क्योंकि पीछे मैंने इसे सर्कल सर्कल करके समझाया हुआ था। अगर आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी यहाँ पे गिवन है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन द रिएक्शन, एंड ये सारे क्वेश्चंस ना PYQs हैं। ऑल राइट, तो इसीलिए जरूरी है, तुम्हें साथ साथ पता चल पा रहा है कि कैसे क्वेश्चंस पीछे पूछे जा चुके हैं। सही है? तो देखो
BrO3 नेगेटिव, 5Br नेगेटिव, ये रिएक्शन गिवन है. The rate of appearance of bromine Br2 is related to rate of disappearance of bromide ions as. Okay, हमको बस यहाँ पे बताना है rate of appearance of Br2. बेसिकली हमें बताना है, अगर rate of reaction लिखा जाए तो हमें सिर्फ किस किस के साथ डील करना है, Br2 के साथ और किसके साथ, Br नेगेटिव के साथ, इसके साथ, राइट. तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इन्हीं के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन. ऑल्दो हमें क्या बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, बट हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन. मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रही हूं क्योंकि बच्चे सीधा DA माइनस DA/dt बोल देते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस. वो ठीक है, बट वो डिपेंड भी तो करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है. ठीक है. ऑलराइट, चलिए देखते हैं. इधर की साइड dBr2/dt है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, +1/3, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड पे है. +1/3 dBr2/dt इज इक्वल टू, ब्रोमाइड आयन पे आते हैं, Br नेगेटिव, 5 उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और वो रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगी -1/5 dBr नेगेटिव/dt. ये बात मैं बोल सकती हूँ. dBr2/dt किसके इक्वल आ जाएगा, इस 3 को जब आप उधर भेज दोगे, इस 3 को इधर भेज दो, बस खत्म. तो आप क्या बोल सकते हो, dBr2/dt will be equal to -3/5 dBr नेगेटिव/dt. वेरी सिंपल, क्लियर है. हमें आना है -3/5, -3/5. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. बस हार्डली 15 seconds फॉर दिस क्वेश्चन. सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. आप देखो, क्लियर है. चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. कंसिडर द रिएक्शन, फिर से हमें हेबर्स प्रोसेस गिवन है. द इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन dNH3/dt एंड -dH2/dt. तो चलो NH3 और H2 के फॉर्म में ही लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की हमें जरूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं है उसके बारे में. तो ठीक है, लिखते हैं सबसे पहले अगेन रेट ऑफ रिएक्शन. सही है, हमें चाहिए dNH3/dt किसके इक्वल होगा. तो प्रोडक्ट साइड पे है NH3, मैं कैसे लिखूंगी, +1/2 dNH3/dt is equal to -1/3. क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसीलिए हमें वहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा. -1/3 dH2/dt. तो देखो प्लस dNH3/dt किसके इक्वल आ जाएगा, मैम इस 2 को यहां पे भेज दो, इधर ये डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा ना इधर. तो बस -2/3 ढूंढना है. यहाँ पे -1, -1/3, -2/3. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. क्लियर है, सही है. चलो एक्सप्लेनेशन भी देख लो. ये देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है. तो आप देख रहे हो अभी क्वेश्चंस कितनी फटाफट हो रहे हैं. सही है भाई. देखो अगला क्वेश्चन. फॉर द रिएक्शन 2A + B gives you 3C + D, which of the following does not express reaction rate. ओके, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करता. तो चलो ओरली करने की कोशिश करते हैं. -dA/2dt यानी कि -1/2 आना चाहिए, इसमें लिखा है -b लिखा है. -1/3 dC/dt. लो जी, मिल गया गलत जवाब. क्यों, क्योंकि मैम जो C है वो कहाँ पे है, वो प्रोडक्ट साइड में है.
प्रोडक्ट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो यहाँ पे आना चाहिए था पॉजिटिव साइन, हमारे यहाँ क्या लिखा है नेगेटिव साइन, इसीलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता। क्लियर है? आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत जवाब। ठीक है, जल्दी से आप एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए और मुझे बताइए अगर कोई डाउट है तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो यार क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a + 2b रिएक्शन गिवन है, रेट ऑफ द रिएक्शन प्लस dB by dt इज इक्वल टू, तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे, छोटा सा ही रिएक्शन है तो आप बोल सकते हो -1/3 dA by dt इज इक्वल टू +1/2 dB by dt। ठीक है भाई, इजी एंड सिंपल। तो बताओ जल्दी से यहाँ से कि प्लस dB by dt किसके इक्वल आएगा, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -2/3 dA by dt। तो हमें ढूंढना है -2/3, 2/3 ये रहा, -2/3 dA by dt। क्लियर? देख लो भाई एक्सप्लेनेशन, मुझे लगता है कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें हमारे डिस्कशन को बढ़ाना है आगे और बात करनी है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें डिस्कस करना है रेट लॉ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार रेट लॉ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कहता है ये लॉ। तो सिंपली बच्चे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें दिया जाता है कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट की, यू कैन से दैट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू समथिंग, नाउ दैट समथिंग can be equal to the stoichiometric coefficient and it cannot be। ठीक है, क्योंकि जो वो stoichiometric coefficient है according to the rate law वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जा सकता है, थियोरेटिकली आप उसको पता नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए खुशखबरी, आपको वो वैल्यू हमेशा गिवन होगी। ठीक है, क्योंकि आप तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो थियोरेटिकली। ठीक है जी, with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction। क्लियर है? ठीक है जी, इज दिस क्लियर कि जो रेट है उसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। आगे अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे देखो कि अगर ये रिएक्शन है, जो सेम रिएक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप रेट लॉ के हिसाब से, किसके हिसाब से, रेट लॉ के हिसाब से अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो आप क्या बोलोगे, मैम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू समथिंग which is x and y here। अब जो ये x और y है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि रिस्पेक्टिवली a और b के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो हमें उसके बारे में बेसिकली नहीं पता। ठीक है जी, तो आप बोलोगे रेट इज इक्वल टू k a x इंटू b रेज टू पावर y। ठीक है, k क्यों आया, जब आपने यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया। सो दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन, और ये हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। क्लियर है? जल्दी से आप इस स्क्रीन को एक बार देख लो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अभी इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लॉ फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये सब बता दिया है तुमको भैया, रीड कर लो। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली उसके लिए जरूरत ही नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की। ठीक है,
तो अगर इसके लिए इक्वेशन बैलेंस ना भी हो तो भी अपना काम हो जाएगा। सही है, चलो ठीक है यार, ये सब बता दिया तुम्हें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑफ कोर्स अभी हमने पीछे देखा कि रेट तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा ही। अभी वो हम आगे देखेंगे कि मैम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी तो हो सकता है, तो सारी चीजें अभी देखेंगे आगे, टेंशन नहीं लेने का। जनरली क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स है वो भी बढ़ जाते हैं एंड हेंस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, जनरली ऐसा होता है। सही बात है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है हमारा जो रिएक्शन है। नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर जनरली जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी जल्दी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सही है जी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। फिजिकल स्टेट, ओ सॉरी हमने जरा इन दोनों को मिक्स कर दिया। फिजिकल स्टेट सॉलिड में है प्रेजेंट या लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करेगा कौन? हमारा रिएक्शन। सही है। सरफेस एरिया की बात हमने कर ली है कि अगर हमारा रिएक्टेंट पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो रिएक्शन कैसे होगा बच्चे? जल्दी होगा। क्लियर है। टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। अब देख लो यार टेम्परेचर के साथ क्या होगा। जनरली क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स और द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, वो क्या होता है? वो इंक्रीज हो जाता है एंड देयर बाय इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। सही है। बट डिपेंडिंग ऑन वेदर योर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उस बात पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ने वाला है। क्लियर है? सही। इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट हमने आगे भी पढ़ना है वैसे तो। पॉजिटिव कैटलिस्ट जनरली एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देता है। So these are the factors which can influence the rate of the reaction. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, जो आपने अपने बोर्ड्स के लिए डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है। तो यार अब ऑर्डर, अभी देखो जो हमने पीछे रेट लॉ लिखा था ना, हमने उसमें बोला था दैट रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a रेज टू पावर x एंड b रेज टू पावर y, राइट। तो जो ये सम पावर्स हैं, है ना, जब आप इनका सम करते हो यू कैन से दिस ऑर्डर इज एक्चुअली इक्वल टू दिस x प्लस y। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑलराइट। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि किसी रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं। ठीक है, सो यू कैन से इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन्स। सही है। एंड ऑर्डर इज सिंपली जो अभी मैंने आपको रेट लॉ से बताया, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? नाउ मॉलिक्यूलैरिटी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आप बता सकते हो। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या ऑर्डर है ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल पाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी की इंटीग्रल वैल्यूज ही होंगे ऑफ कोर्स, सिर्फ कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा तो होगा नहीं कि आधा आधा पार्टिकल टकरा गया, नहीं, या तो एक पार्टिकल होगा या दो होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, जो भी है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी इक्वल टू जीरो। सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही है। ये अब आते हैं पिक्चर में। तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रोवाइड्स इनसाइट the change in the rate reaction that can be expected by increase of the concentration। सही है। रेट लॉ को बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अब
अगर जो हमारा रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो ए है, ठीक है, तो आई कैन से दैट रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो। तो बेसिकली यार यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा रेट है वो किसके इक्वल आ गया, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से, चलो इसको जीरो ऑर्डर तक ही सीमित रखते हैं, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वहां पे आप बोल सकते हो दैट योर रेट इज इक्वल टू के। सही है, यानी कि आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यू कैन से डबलिंग द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन will have no effect on the concentration rate, ठीक है, that's what you can say. Now अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या बोल सकते हो कि यार जो रेट है इट इज इक्वल टू के, और वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। सो यू कैन से डबलिंग द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल डबल द रिएक्शन रेट। क्यों, क्योंकि वो आपकी बात डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही बात है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जनरली हमसे कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार रीड कर लो, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। सही है, चलो आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं रेट कांस्टेंट। अब यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, रेट लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने बताया कि यार रेट क्या होता है, रेट इज बेसिकली रेट इज इक्वल टू के, और यहां पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म होती है। सही है, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म आप लिखते हो, क्लियर है, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म। सही बात है, इसकी पावर क्या होगी, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जीरो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि के, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैम जो के है, के विल बी इक्वल टू रेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर व्हाट, हम क्या बोल सकते हैं, देखो यार ये सेम चीज, अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है आपके लिए कि आप सिमिलरली इसी तरीके से चाहे कोई भी रिएक्शन हो आप उसके लिए क्या बता सकते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हो। जैसे कि देखो ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, सही बात है, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, मोलारिटी रेज टू पावर 1 माइनस एन एंड टाइम रेज टू पावर -1। आप इस तरीके से हमेशा निकाल सकते हो क्या चीज, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। सही बात है। देखो अगर बात की जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहाँ पे n इज द ऑर्डर, ठीक है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो मोलारिटी रेज टू पावर 1 माइनस 0 यानी कि 1, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। तो मोलारिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे अगर आप 1 डाल दोगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये पूरी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी और बचेगा क्या, पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को बता सकते हो कि वो यूनिट्स जो हैं क्या होने वाली हैं। इज दिस क्लियर? जल्दी से आप क्या करो, टेक 2 मिनट्स और ना सभी रेट कांस्टेंट के वैल्यूज एक बारी, वैल्यूज नहीं SI यूनिट्स एक बारी लिख के देखो, ठीक है। ट्राई दिस क्विकली। तो नेक्स्ट हमें बात करनी है किसके बारे में बच्चे, क्वेश्चंस के बारे में। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। यस, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन A and B, the order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3. The concentration of both A and B is doubled. The rate
will be increased by a factor of। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे रेट लिखेंगे किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो देखो हमें पता है दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू, ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उनका उनसे रिलेटेड जो ऑर्डर है, उनके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि मैम ए की रिस्पेक्ट में कितना है, वो ऑर्डर 2 है, और 3 के रिस्पेक्ट में वो ऑर्डर है 3। अगर आपने दोनों ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो देखो आप बोलोगे कि इट विल बी 2A हो जाएगा ये ए से, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, राइट, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ये भी हो जाएगा कितना 2B रेज टू पावर 3। तो देखो इसको आप बेसिकली इट बिकम्स 4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2, 2 2 जा 4, ये वो वाला 4 है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। तो आप इसको लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब, ऐसे लिख सकते हो ना। तो बेसिकली दिस 4 एंड दिस 8 बिकम्स हाउ मच 32। तो आप इसको जो नया हमारे पास रेट एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है, 32 टाइम्स ए स्क्वायर एंड बी क्यूब, राइट। अगर आप देखो इनिशियली जो हमारा रेट था वो सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर और बी क्यूब था, अब क्या है 32 टाइम्स द सेम वैल्यू, तो इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 32, 12 16 32 या 10 32। क्लियर है। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली आपके लिए वही किया हुआ है, सही है कि कैसे ये 32 आया है, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है यानी कि गलत है, ये बताना है। ऑर्डर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली एक्सपेरिमेंटली, यस ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यस ये भी करेक्ट है। तो बचा एक तो ऑप्शन नंबर डी, तो एब्सोल्युटली वही होगा हमारा सही जवाब कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर। ऐसा जरूरी नहीं होता, ऑर्डर 0 भी हो सकता है और ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यू में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, वेरी सिंपल। स्टिल अगर आप भूल जाओ तो घबराना नहीं है, आपको पता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर समथिंग विच इज बेसिकली द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बेटा अगर ये 0 हो जाता है और हम क्या कह रहे थे यार, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो तभी तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे। तो बेसिकली 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा कि रेट इज इक्वल टू के निकल के आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के। और रेट आपको पता है, रेट आप कैसे डिफाइन करते हो, रेट इज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, दैट्स इट। ये यूनिट है के की। कॉन्सेंट्रेशन की मैम यूनिट्स क्या होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और ये नीचे वाला पर टाइम जो है इसको सेकेंड्स में कर दिया क्योंकि एसआई यूनिट्स की बात हो रही है। तो आंसर आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो जी, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, सही है, क्लियर है। ऑप्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ये वैल्यूज रटे होने चाहिए कि मैम जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें के की जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो जो हमारा आंसर है विच इज सिंपली पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन है। इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, अरे पीछे ही अभी हमने देखा द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो भाई अभी बताया था तुमको, ये देखो रेट इज इक्वल टू दिस। तो देखो रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। किसकी हम बात कर रहे थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। देखो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हमारे। कैन यू बिलीव दैट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व कर पा रहे हैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2a plus 2a gives you b plus c. It would be a zero order reaction when, अब ये zero order reaction कब होगा? The rate of reaction is proportional to the square of concentration of A. अरे यार देखो, हमने ऑलरेडी अभी पीछे डिस्कस भी किया था कि बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो रेट है इट इज प्रोपोर्शनल टू जो हमारा A है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 0 के, है ना। तो चाहे आप A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, कितनी भी घटा लो, क्या रेट पे फर्क पड़ेगा? नो, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यही तो मतलब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी ही हमको वो मिल गया जो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शंस और देख लेते हैं। द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। तो बेटा हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, the rate of reaction doubles if the concentration of B is increased to double. No, okay? चलिए आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। For the reaction 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2. Okay, rate and rate constants are given respectively. Then concentration of N2O5 at that time will be, अभी देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहीं पे नहीं बताया गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। कहीं पे बताया? नहीं बताया। बट हमें पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? जादू नहीं, जादू से नहीं, ये बात हमें पता चली है एसआई यूनिट देख के। अगर यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो पर सेकेंड गिवन है, यानी कि बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सही बात है। तो देखो तुमको रेट गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 तुम्हें बताना है। सो यू नो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज N2O5 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो यानी कि सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 ही यहां से निकलने वाला है। तो इट विल बी सिंपली, आप क्या बोलोगे, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? रेट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। ये K अभी इधर है, लेफ्ट में भेजोगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो आप बोलोगे इट विल बी रेट डिवाइडेड बाय K। वैल्यूज पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा रेट बाय K। चुपचाप आराम से वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 3। ठीक है, ओके, 3 3 3, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है अभी तक आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये एक अगले प्रकार का मॉडल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उस पे बेस्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पे आपको इससे टेबल गिवन होगा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ये है, बी की कॉन्सेंट्रेशन ये है, रेट ये है। तो आपको क्या बताना होता है? रेट इक्वेशन आपसे कहा जाता है, बताओ क्या है रेट इक्वेशन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में तुमने अगर कभी गौर फरमाया हो
तो आपको रियलाइज होगा कि हमेशा जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स गिवन है उनमें से सपोज ए है, 3 में से 2 एक्सपेरिमेंट फॉर श्योर आपको ऐसे गिवन होंगे जिसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन ना फिक्स्ड होगी। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फिक्स्ड है 0.50 0.50, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी देखो इन दोनों में फिक्स्ड है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट का ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं रेट लॉ से। किससे सॉल्व करते हैं बेटा? सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, बस आराम से रेट लॉ लगाना है, 2 इक्वेशंस बनेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर, ठीक है। कैसे? मैं सोच रही हूँ इसको तुम्हें इसकी हेल्प से ही समझाती हूँ, बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो रेट तुमको पता है कैसे लिखते हैं, के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर समथिंग देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर समथिंग, ऐसे लिख सकते हो ना। देखो ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की, यहाँ पे अपने पास 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और B2, ठीक है। पहला रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है B2, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए क्या लिखने की कोशिश करोगे, रेट लॉ लिखने की कोशिश करोगे, तो आप क्या बोल सकते हो कि यार जो ये रेट है R, इट कैन बी रिटन एज K मल्टीप्लाइड बाय A। इनफैक्ट इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बस 2 लगा देते हैं ना, B2 रेज टू पावर n, है ना। अभी बेसिक मुद्दा क्या है कि हमको m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऐसे आपने रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन तो आप लिख लोगे, है ना। रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, k मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर m एंड B2 रेज टू पावर n। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो अगर अब आप इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या लिखने की कोशिश करोगे, रेट लॉ अगर आप लिखने की कोशिश करोगे, तो देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, रेट आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -4, रेट की वैल्यू आ गई, के हमने एज इट इज छोड़ दिया, रेट कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है वो वैल्यू। अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमको क्या गिवन है यहाँ पे 0.5 रेज टू पावर m, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी गिवन है 0.5, तो रेज टू पावर n। दूसरी इक्वेशन बनाओ, रेट गिवन है 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4, देखो विल बी इक्वल टू k इंटू 0.5 रेज टू पावर n एंड 1 रेज टू पावर n, ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, रेट गिवन है सेम, k मल्टीप्लाइड बाय a की क्या कॉन्सेंट्रेशन है 1 रेज टू पावर m एंड 1 रेज टू पावर n। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी देखो अब जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, अगर आप इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। थर्ड को भूल जाओ, फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो 0.5 रेज टू पावर m और 0.5 रेज टू पावर m सेम वैल्यू है, कट जाएगा, सही है। अब इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अननोन चीज बची, वो है n, बड़े आराम से निकाल लोगे। अब तो यहां से निकल गई n की वैल्यू, निकली या नहीं निकली, निकल गई, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, मैम n निकला है, m थोड़ी निकला है, m भी निकाल लेते हैं। अभी बात करो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की, जब तुम इनको डिवाइड करोगे सेकेंड और थर्ड को, तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है, k से k कट जाएगा, ठीक है, 1 रेज टू पावर n 1 रेज टू पावर n कट गया, और ऊपर नीचे क्या बचेगा 0.5 रेज टू पावर m, और यहाँ बचेगा 1 रेज टू पावर m। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो देखो तुम यहाँ पे यूज करके m की वैल्यू भी निकाल सकते हो और आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जब आप यहाँ पे m और n की वैल्यू लगा दोगे तो वो रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया है, यहाँ पे इन्होंने सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन किया है, जो अभी हमने वहां पे समझा। मैं इनफैक्ट इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको ना ये नोट्स में क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। समझा दिया है मैंने आपको,
देख लो यार, बिल्कुल आराम से उन्होंने वही चीज कर रखी है। जब इसको काटा तो 2 आ गया और देखो बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 होल रेज टू पावर n। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1 और m की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, रेट क्या आ गया, k मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 रेज टू पावर 1। तो इट इज टोटली, आप क्या बोल सकते हो, k मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। क्यों, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सही है बेटा, तो A के हिसाब से वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, B के हिसाब से वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर C हियर इज द राइट चॉइस। ठीक है, इज दिस क्लियर? आगे बात करते हैं, एक और आपके लिए क्वेश्चन है एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है बिकॉज ये सभी PYQs हैं और ये भी एक मॉडल ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ऑलराइट, आई वुड सजेस्ट यू, आपको मैंने समझा दिया क्या करना है। अभी आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करो, बड़े आराम से निकाल पाओगे। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप देखो, मैंने तुमसे कहा था कि आपको फॉर श्योर मिलेगा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन कहीं सेम होगी। तो देखो ए जो है वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। वैसे तो देखो मल्टीपल जगह मिल रहा है यार, कुछ कर लो तुम लोग। देखो इसको भी जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब आप यहाँ पे रिएक्शन तुमको गिवन है, एक मिनट जरा मुझे देखने दो, A प्लस बी गिव्स यू C, दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से आपने रेट लिख दिया, ऑर्डर आपको पता है क्या आने वाला है, x प्लस वाई आने वाला है, परंतु हमें रेट लॉ का एक्सप्रेशन ही लिखना है। ठीक है, तो देखो आप क्या बोल सकते हो यार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k मल्टीप्लाइड बाय 0.012 रेज टू पावर x इंटू 0.035 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो उधर गिवन है रेज टू पावर y इज इक्वल टू 0.10। ये देखो ये जो रेट गिवन है, क्लियर है? सिमिलरली आप ऐसे इक्वेशंस बनाओगे, उनको आपस में डिवाइड करोगे, कुछ दो चीजें होंगी जो ऊपर नीचे आपस में कट जाएंगी और उसी हिसाब से आपका x एंड y आ जाएगा। आप देख सकते हो, ये देखो y की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप यहाँ से बोल सकते हो रेट इज प्रोपोर्शनल टू b क्यूब ओनली बिकॉज x के रिस्पेक्ट में वो 0, x के रिस्पेक्ट में नहीं, हम बोलेंगे a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो इट इज ओनली, इसका रिएक्शन का ऑर्डर क्या निकला 3, b के हिसाब से भी और रिएक्शन का भी। क्लियर है? आई जस्ट स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन वंस। आप एक बार इसको पूरा देख लो यार, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होता है खत्म और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।